नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को अपनी पहली दूसरी कक्षाओं में ही इस पर प्रकाश डाल देती, आपको बता देती, परंतु मैंने सोचा कि इस कोरोना नामक विषाणु के खत्म हो जाने के बाद हम प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे और तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। परंतु अब और कुछ दिनों तक या फिर न जाने कब तक मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए। यदि हम किसी के साथ जुड़ते हैं या फिर अपने लिए कुछ लेते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, तभी उसे अपनाते हैं। तो क्यों ना अपनी इस पाठ्य पुस्तक से रूबरू हो जाएं, ताकि आप लोग भी अपनी बुद्धि का विकास करते हुए अपने मार्क्स को भी ध्यान में रख कर इसे आत्मसात कर सकें। तो चलिए हम अपनी इस नई पुस्तक की रूपरेखा को जान लेते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यह पुस्तक आपकी उम्र और आपके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बदल गई है और उसका पहला पृष्ठ यानी कवर पेज बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है या बना है। इस पर हम देख सकते हैं कि साहित्यकारों से लेकर इस आधुनिक युग की तकनीकियों के चित्रों को दिखाया गया है। तो आइए इस पुस्तक के अंदर कौन कौन सी सामग्री छिपी हुई है उसे देख लेते हैं। पुस्तक के अंदर या यूं कहें कि कवर को खोलते ही हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं लिखा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय पक्षी का एक चित्र भी बना हुआ है। मोर को हमारे राष्ट्रीय पक्षी की संज्ञा दी गई है। इन्हें देखना वास्तव में काफी सुखद लगता है और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि एक बार मोर को नाचते हुए देख लिया जाए। मोर को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जहाँ पर मोर रहते हैं वहाँ सुख समृद्धि रहती है, अतः वो हमेशा खुश रहने का संदेश देते हैं। उसके बाद प्रथमावृत्ति 2020 महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल पुणे से लेकर हिंदी भाषा समिति संयोजन मंडल हिंदी भाषा देश मुद्रक और प्रकाशक तक को बताया गया है। तो बच्चों, उपयुक्त बातें बताना बहुत आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक को बनाने में किन किन लोगों का सहयोग होता है और कई मोड़ से होते हुए यह पाठ्य पुस्तक हम तक पहुंचती है, यह जानना आवश्यक है। इसलिए पाठ्य पुस्तक को बनाने में जिनका भी सहयोग है उन्हें यहाँ शामिल किया गया है और उन्हें भी हम जान पाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि हमारे भारत का संविधान लिखा हुआ है, ताकि हर एक शिक्षक और विद्यार्थी इसे पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें और जीवन भर न भूलें। विद्यार्थियों के लिए यह बात जरूरी है क्योंकि वह हमारे देश की भावी पीढ़ी है। अतः इसको पढ़ने के बाद हमारे समाज में समता और बंधुता का भाव रहे। उसके अगले पृष्ठ पर हमारा राष्ट्र गीत है जो हम सभी को जोड़ने का काम करता है और हम स्वार्थों को भुलाकर समाज और देश के बारे में सोच सकें। बाद में प्रतिज्ञा लिखी हुई है जिसे हम हमेशा याद रखें कि हम सब हिंदुस्तानी को अपनों का ख्याल रखने की याद दिलाता है। इसे तो हम सभी को रोज एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारे मन के भाव मजबूत हों और हम अपने स्वार्थों को भुलाकर समाज और देश के बारे में सोच सकें। आप अपने स्क्रीन पर प्रस्तावना में आपके लिए भाषा और जीवन का अटूट संबंध है जैसी बातों और हिंदी विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए
कुछ नई विधाओं का समावेश किया गया है। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया गया है। अतः माना जाता है कि आप अपनी वैचारिक क्षमताओं को विकसित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुष्ट करेंगे। इन कृतियों की सहायता से पाठ एवं उससे संबंधित विषयों को समझने में आपको सहजता होगी। साथ ही आपका भाषा कौशल विकसित होगा और क्षमताओं में वृद्धि होगी। आप सरलता से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। आपका शब्द भंडार बढ़ेगा और लेखन शैली का विकास होगा। 12वीं कक्षा में कृति पत्रिका के माध्यम से आपके हिंदी विषय का मूल्यांकन होगा। इसके लिए आपको आकलन, रसास्वादन तथा अभिव्यक्ति जैसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रत्येक पाठ के बाद विविध कृतियाँ दी गई हैं जो आपका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होंगी। पढ़ते रहें, लिखते रहें, अभिव्यक्त होते रहें और विचारपूर्वक अपनी दिशा निर्धारित करते रहें। बच्चों, मैं अनुक्रमणिका में से गद्य, पद्य और अन्य को अलग करके उसमें प्राप्त होने वाले अंकों के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देखिए, गद्य में निराला भाई संस्मरण है, आदर्श बदला कहानी, पाप के 4 हथियार निबंध, सुनो किशोरी पत्र, ओजोन विघटन का संकट लेख, कोख जाया अनुदित साहित्य। पूरा गद्य विभाग आपका 20 नंबर का है। अब चलते हैं पद्य की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर इस तरह से है। नवनिर्माण चतुष्पदी, सच हम नहीं सच तुम नहीं, नई कविता, गुरुबानी, पद, वृंद के दोहे, दोहा, पेड़ होने का अर्थ, नई कविता, चुनिंदा शेर, शेर, सुनु रे सखिया लोकगीत और कजरी भी लोकगीत है। तो अब आपने यहाँ पर अपने पद्यों को देख लिया, अर्थात ये भी आपके लिए 20 नंबर लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया नामक काव्य को रखा गया है, जो आपको 10 नंबर दिलाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारिक हिंदी है, जिसमें आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला पल्लवन एकांकी है, फीचर लेखन, कहानी, मैं उद्घोषक, आत्मकथा, ब्लॉग लेखन, आलेख, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, शोधपरक लेख हैं। आगे व्याकरण में आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। रस, अलंकार, काल परिवर्तन, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण। भाषा विषयक क्षमता को भी देख लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भाषा विषयक क्षमता को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताने या सिखाने की बात इस पुस्तक में बताई गई है। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल ने इस बात की भी पुष्टि की है कि 12वीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा संबंधी कुछ क्षमताएं विकसित होंगी, जो इस प्रकार है। जैसे श्रवण कौशल, गद्य पद्य की रसानुभूति एवं भाषा के अलंकारिक सौंदर्य को सुनना, समझना तथा सुनाना। दूसरा, विभिन्न जनसंचार माध्यम से प्राप्त जानकारी को सुनना तथा उसका उपयोग कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सुनाना। तीसरा, अनुदित साहित्य को सुनना तथा अपने मत को प्रकट करना। ठीक है। दूसरा, भाषण और संभाषण। पहला पॉइंट, विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी होना तथा कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना। विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर निर्भीकता से चर्चा करना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विषयों को चुनकर उन पर समूह में चर्चा का आयोजन करना। वाचन, व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न महापुरुषों के भाषण तथा साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ना। लेखन, संगणक में प्रयुक्त होने वाली लिपि की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका उपयोग करना।
ब्लॉग लेखन, पल्लवन तथा फीचर लेखन का अध्ययन करते हुए लेखन करना, विभिन्न कार्यक्रमों का संपूर्ण नियोजन करते हुए आवश्यक प्रस्तुति करने हेतु लेखन करना, जिसे इवेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। भाषा अध्ययन: 1. रस, श्रृंगार, शांत, विभत्स, रौद्र और अद्भुत। अलंकार, अर्थालंकार, क्योंकि शब्दालंकार को हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं या पढ़ा जा चुका है। अध्ययन कौशल: अंतर्जाल यानी इंटरनेट, QR कोड, विभिन्न चैनल देखकर उनका उपयोग करना। पारिभाषिक शब्दावली: बैंक, वाणिज्य, विधि तथा विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली को जानना, समझना तथा प्रयोग करना। इतनी सारी जानकारी भाषा विषयक क्षमता के माध्यम से विद्यार्थियों तक बात पहुंचेगी तो विद्यार्थी अपने आने वाले जीवन में सजग, सतर्क रहते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यही महाराष्ट्र राज्य समिति का उद्देश्य है। साथ ही इस पुस्तक में शिक्षकों के लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं। शिक्षकों का कर्तव्य है कि 11वीं कक्षा तक विद्यार्थी हिंदी भाषा तथा साहित्य द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसके अलावा उन्हें नई विधाओं से परिचित कराने के प्रयास को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिक्षकों को ही है। युवावस्था में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों की भावभूमि को ध्यान में रखकर ही गद्य पद्य पाठों को रखा गया है। अब आती है अनुक्रमणिका की बारी, जिसको देखते हुए हम अपने पाठों, काव्यों और अन्य विधाओं को समझेंगे। हमारी इस पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ यानी काव्य में त्रिलोचन जी के नवनिर्माण काव्य के माध्यम से जीवन के प्रति हमारे आशावादी दृष्टिकोण को बताया गया है। समाज के प्रति हमारे उद्देश्य को भी यहाँ बताया गया है। दूसरे पाठ की बात करें तो इस पाठ में हमारे हिंदी साहित्य जगत के 2 महान हस्तियों को एक साथ प्रस्तुत किया है। एक तरफ साहित्य जगत की महादेवी वर्मा, इनके संस्मरण और रेखा चित्र जैसे घीसा, नीलकंठ, भाभी आदि को हम अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते आए हैं। इनकी हर एक रचना को हम अपने जीवन के करीब पाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इनकी एक पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ को अवश्य पढ़ लीजिएगा। दूसरी तरफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान व्यक्तित्व को भी इसी पाठ के साथ जोड़ा गया है। ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कविताओं को हमने अपने बहुत करीब पाया है। चाहे इनकी कविता का नाम विधवा या वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक हमारे सामने के सामाजिक कुप्रथाओं, दयनीयता और पीड़ितों के प्रति उनकी आवाज़ सुनाई देती है। निराला भाई पाठ के माध्यम से निराला जी के जीवन के कुछ पहलुओं से लेखिका महादेवी वर्मा ने परिचय कराया है। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ यानी काव्य को हम देखें तो सच हम नहीं, सच तुम नहीं, जिसके कवि जगदीश चंद्र जी हैं, के माध्यम से मनुष्य जीवन को बड़ी प्रेरणा देने वाली बात बताई गई है कि सच्चाई या वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य को सदैव संघर्ष करना है, उसे कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि जीवन तो सतत चलने का नाम है और इसी एक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा हमें इसमें मिल जाती है। वहीं पर हम देख सकते हैं अपने चौथे पाठ आदर्श बदला जिसके को। लेखक सुदर्शन जी हैं। इस पाठ में लेखक बदला शब्द को बहुत ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान सिखा देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने आप किसी विशेष परिस्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए,
इस बात को इस कहानी के माध्यम से बखूबी बताया गया है। हमारे 5वें पाठ मतलब काव्य अ और आ, इन दोनों भागों में भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों को रखा गया है, ताकि हम उनके काव्यों के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का सामना आसानी से कर सकें। तो दूसरी तरफ हमारे जीवन में अपने गुरु के स्थान को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरु नानक जी की गुरुबानी में गुरु की महिमा को उजागर किया गया है। गुरु का महत्व व गुणों की चर्चा की गई है। गुरु के बिना सब व्यर्थ है के भाव को बताया गया है। मनुष्य के जीवन को उच्च और चरित्रवान बनाने का श्रेय गुरु को ही जाता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो वृंद के दोहे में जीवन के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान के भंडार, आंखों का महत्व, छल कपट, प्रयत्न करना, बुरे लोगों से दूर रहना, हमारे अपने लक्षण की बात को रीति नीति के माध्यम से समझाया गया है। अब हम अपने छठे पाठ यानी पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित इस निबंध में मनुष्य के मापदंडों को बताया गया है। हर युग में विचारक, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जीवन को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है, परंतु आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और जाने अनजाने मनुष्य इन्हीं का समर्थक बना हुआ है, इन्हीं को अच्छा मानता है। सभी संतों महात्माओं की जयंतियां मनाता तो है, उन्हें याद तो करता है, परंतु उनके विचारों को याद नहीं करता है और न ही अपने व्यवहारों में उतारने की कोशिश करता है। यही बात इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। अब आगे हम अगले पाठ को देख लेते हैं। पेड़ होने का अर्थ। काव्य में डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थीपन पर बात किया है। कवि कहते हैं कि आदमी पेड़ों जितना महान नहीं बन सकता है। पेड़ अपना सब कुछ हमें प्रदान कर देता है, अपना सब कुछ मनुष्य जाति के लिए त्याग कर देता है, पर मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं करता है। इस कविता में पेड़ को हौसला और दाता बताया गया है। पेड़ के गुणों को बताते हुए कवि कहते हैं कि पेड़ दिन रात आंधी तूफानों का मुकाबला करता है, परंतु वह अपनी जगह पर बिना डरे खड़ा रहता है। वह किसी से नहीं डरता है। जीवन भर कुछ न कुछ हम पेड़ से प्राप्त करते रहते हैं, अर्थात पेड़ दाता है। वह शुद्ध हवा देता है, फल फूल देता है, बीमारी के लिए दवा देता है, दिन रात मनुष्य का साथ देता है। कभी कागज कलम बनकर तो कभी मेज कुर्सी बनकर वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, परंतु मनुष्य में ऐसा कोई गुण नहीं है। कवि दधीची जैसे महान संत के दान को भी याद करते हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था, अर्थात पेड़ उन्हीं संत जैसा है। आगे के पाठ को हम देखेंगे। सुनो किशोरी। इस पाठ में लेखिका आशा रानी व्योरा ने किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में ही किया है। इस बात पर जोर दिया है कि माँ सहेली बनकर ही किशोरियों की शंकाओं को दूर कर सकती है। यह पाठ पत्र शैली में लिखा हुआ है, जिसमें एक माँ अपनी बेटी को पत्र के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को समझाती है। साथ ही पाश्चात्य संस्कृति या मूल्यों को त्यागने की भी बात युवा पीढ़ी से करती है। आज युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझना होगा। खोखली वस्तुओं, आधारहीन मूल्यों के पीछे हमारी युवा पीढ़ी भागेगी तो अपनी धरती से अर्थात जड़ से उखड़ जाएगी। अतः बड़े ही सुंदर ढंग से युवा पीढ़ी किशोरियों और किशोरों को समझाया है। आगे पाठ 9,
चुनिंदा शेर है, जिसके कवि गजलकार कैलाश सेंगर जी हैं। इन गजलों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से बताया गया है। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता है। इन शेरों के माध्यम से कवि उनकी विवशताओं और असमर्थताओं को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों को वाणी प्रदान करते हैं। बच्चों, आजकल अनुसंधानों का दौर है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अनुसंधान करता है और उसमें सफल भी होता है। यहाँ पर हमारे सामने ओजोन विघटन का संकट पाठ 10 है, जिसमें डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने मनुष्य के सुख सुविधाओं के लिए किए गए अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों की वजह से पर्यावरण के नुकसान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ओजोन, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओजोन की परत में छेद होना, उसकी परत को नुकसान पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। अतः लेखक कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है कि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पर बैंगनी किरणें पूरी सृष्टि के लिए घातक बनती जा रही है। अतः हमें संकल्प लेते हुए ओजोन के विघटन को रोकने और मानव जाति को इस संकट से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात यह पाठ हमें प्रकृति को बचाने की तरफ इशारा करता है। तो दूसरी तरफ कोकजाया पाठ मैथिली भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक श्याम दरिहारे जी हैं। मैथिली भाषा से हिंदी में वैद्यनाथ झा जी ने अनुवाद किया है और यही अनुदित कहानी हमारे सामने प्रस्तुत है। हमारे समाज में हर एक व्यक्ति धन कमाने की इस होड़ में अपने रिश्तों को कहीं दूर पीछे छोड़कर आगे सर पर भागता चला जा रहा है। उसके लिए रिश्ते निरर्थक जान पड़ने लगे हैं। अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में जाकर नौकरी करना, घर बसाना हर एक बच्चे का सपना बनता जा रहा है और उसमें माता पिता के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बनता जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा किसी भी कीमत पर देकर उसे विदेश भेजना चाहते हैं। इस कहानी का पात्र भी पिता की मृत्यु के बाद घर बेचकर विदेश की तरफ रवाना तो हो जाता है, परंतु अपनी माँ को साथ नहीं ले जाता। मजबूरन माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा, अपने रिश्तों को महत्व देना होगा। एक तरफ सामाजिक समस्याएं चरमोत्कर्ष पर है और दूसरी तरफ हमारे समाज से हमारी संस्कृति परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। हमारे 12वें पाठ में लोकगीतों का समावेश किया गया है, जो हमारे मन को अपनी धरती, खेत खलिहानों से जुड़ने के लिए विवश करती है। हमारे जीवन से खुशियाँ कहीं लुप्त हो गई है। लोकगीतों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आएगी और तीज त्योहारों का भी आनंद वह उठा सकता है। यही सोचकर प्रकृति के सौंदर्य को इन लोक गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दूसरी तरफ प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को सजीव रूप से देख सकें और साज संभाल भी कर सकें। अतः यह हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 चांद लगा रहा है। बच्चों, विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया पाठ को लिया गया है, जिसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ये प्रयोगवादी होने के साथ साथ उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। कनुप्रिया राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम और महाभारत को लेकर किए गए संवाद के रूप में यह एक ऐसा काव्य है जिसमें राधा अपने मनोभावों के माध्यम से कृष्ण से प्रश्न पूछती है, तर्क करती है कि जब जीवन का आधार प्रेम है तो युद्ध क्यों अनिवार्य था, जिसमें तुम शामिल हुए।
ऐसी बहुत सारी बातें जो राधा कृष्ण से पूछना चाहती है, क्योंकि उसके मन में तो केवल कृष्ण का प्रेम ही है, युद्ध का कोई स्थान नहीं है। अतः सच में यह एक अनोखा अध्ययन ही है जो पूर्णतः नायिका प्रधान है। बच्चों, अब हमारे सामने पाठ्य पुस्तक का वो हिस्सा आएगा जो आपको शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ आपके करियर के चुनाव में भी काम आएगा। जीवन की मंजिल का चुनाव करते समय यह भाग आपको दिशा निर्देश का काम करेगा। अतः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग बड़ी ही सुंदरता, सुदृढ़ता से कर सकते हैं। यह विभाग आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है, जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी। इस विभाग में कुल 5 पाठ हैं, जिसमें एकांकी, कहानी, आत्मकथा, आलेख और शोधपरक लेख भी है। इस विभाग में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठों को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवस्था के सुअवसरों को प्राप्त कर पाएंगे। ब्लॉग लेखन और फीचर फिल्म जैसे नए लेखन प्रकारों से परिचित होंगे। पाठ 14 पल्लवन, जिसके लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं, यह पाठ एकांकी के रूप में हमारे सामने आता है और पल्लवन अर्थात किसी सुक्ति, उद्धरण, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझा जाता है। जहाँ पल्लवन लेखन विधा के विभिन्न अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है, वहीं पाठ 15 फीचर लेखन, जिसकी लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी हैं, कहानी के रूप में आपके सामने ये पाठ आया है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती है। जीवन के अनुभवों से संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सामने रखना फीचर लेखन का मुख्य कार्य है। पाठ 16 मैं उद्घोषक आपके जीवन के लक्ष्य के लिए एक नया द्वार खोलता है। लेखक आनंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से उद्घोषक के स्वरूप से परिचय करवाया है। इस पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक के आवश्यक गुणों को बताकर आपके करियर के या आजीविका के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। आज के दौर में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में आजीविका के लिए प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। हमारी इस पाठ्य पुस्तक में ब्लॉग लेखन को भी शामिल किया गया है, जिसके लेखक प्रवीण बद्रापुरकर जी हैं। बच्चों, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को इसके कुछ नियमों से अवगत कराते हुए कहते हैं, आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और इस क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। ब्लॉग लेखन सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है। ब्लॉग लेखन के माध्यम से आप अपनी आजीविका की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके सामने शोधपरक लेख को भी इस पुस्तक में बताया गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। पाठ 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जिसके लेखक डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी हैं। लेख लिखने की परंपरा को लेखक बताते हैं कि जुगनू के अलावा कई जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसमें लेखक उसका विश्लेषण करते हैं। सच में प्रकृति के कई जीव जंतुओं को तो हम जानते तक नहीं हैं। लेखक द्वारा दी गई जानकारी से हम सभी आश्चर्य से भर उठते हैं या उठेंगे। शोधपरक दृष्टि से इस सत्य को इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है।
या हमें यही पता चलता है कि अपने आसपास के वातावरण और उसमें पलने वाले जीव जंतुओं को विज्ञान की दृष्टि से भी देखना चाहिए। अतः यह लेख हमारे दिलो दिमाग को एक नई दिशा प्रदान करता है, हमें ऐसे विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। अतः इसे विज्ञान की दृष्टि से पढ़ना है और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। इसके अलावा परिशिष्ट में मुहावरे दिए गए हैं, साथ ही गुरुबानी वृंद के दोहे लोकगीत के भावार्थ भी दिए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली यानी अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में अनुवाद करके लिखिए, जो बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कार्यालय में बोले या लिखे जाते हैं, जिससे आप सभी अवगत नहीं होते हैं। अतः आप इन कार्यालयीन शब्दों से परिचित रहेंगे तो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः सारे शब्द की जानकारी आपको रखनी होगी। इनमें से बहुत सारे शब्दों को आप जानते भी होंगे। इसके बाद में रसास्वादन के मुद्दे दिए गए हैं, अतः आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो बच्चों, यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक केवल आपके पाठ्यक्रम तक ही आपको नहीं पढ़नी है, इसे अपने जीवन काल में भी याद रखना है। मैं बार बार कहती हूँ, ये सब सिर्फ कथा कहानी, काव्य संस्मरण और एकांकी ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के सार हैं। कई बार मैंने आपसे कहा है कि हमारे लेखक लेखिका, कवि कवयित्रियां, रचनाकार और साहित्यकार समाज के लोगों के बीच रहते हुए उनके अनुभवों को अपना अनुभव बनाकर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की विभिन्न जानकारियों को हमारे सामने रखते हैं, ताकि उन अनुभवों से हम कुछ सीखें, कुछ अच्छी चीज़ों से, कुछ अच्छे लोगों से प्रेरित हों और उनके जैसा बनने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज में प्रगति की राह पर हम निकल पड़ें। साथ ही उन बुराइयों, बुरे लोगों और समाज की बुराइयों से ये सीखें कि हमें वैसा नहीं बनना है या फिर हमें वैसा नहीं करना है, अन्यथा हमारा समाज पतन के मार्ग पर चला जाएगा। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल ने पाठ्यपुस्तक को बनाने में अथक प्रयास किया है। आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हुए पाठों को रखा है, अतः ये इतना आसान काम तो नहीं था। उनकी कड़ी मेहनत के बाद यह पुस्तक आपके सामने आई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इनकी सोच, इनके प्रयास और इनकी मेहनत को और पाठ्य पुस्तक का सम्मान करते हुए, इसके मूल्यों को आत्मसात करते हुए स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और एक आदर्श नागरिक बनकर अपने समाज और देश को शांति, तरक्की और प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी भाषा का साहित्य क्यों न हो, हमें जीवन के मूल्यों और संस्कारों को सिखाता है। यहाँ पर तो बात हो गई शिक्षकों और विद्यार्थियों की। इनके बीच की कड़ी जो एकदम महत्वपूर्ण है, और वो है अभिभावक यानी पेरेंट्स। तो मैं अभिभावकों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लें, क्योंकि आप सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बल्कि देश के उस बच्चे को पाल पोष रहे हैं जो आगे चलकर हमारे देश की बागडोर संभालेगा, अपने विचारों, अपनी बुद्धि, परिपक्वता और अपने व्यक्तित्व से एक नया समाज बनाएगा, जिसमें सभी लोग खुशहाली पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अतः शिक्षकों के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ध्यान रखें। जिस तरह से आप सभी ने उसके जीवन की पहली सीढ़ी यानी 10वीं कक्षा में हर समय उसका साथ दिया, उसे प्रोत्साहित किया ताकि वह अच्छे नंबर लाए, और उसने लाया भी। ठीक उसी तरह यह साल भी यानी 12वीं कक्षा भी उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष यानी 2020 का परिणाम घोषित हो चुका है
और हमारे सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। मैं हिंदी विषय की बात करूं तो एक बच्ची राजश्री साहू महाविद्यालय कनिष्ठ लातूर की छात्रा कुमारी गायत्री माधव यादव ने HSC बोर्ड परीक्षा में कुल 94.86% प्राप्त किया है। हिंदी में महाविद्यालय में प्रथम क्रमांक 99 अंक लेकर उत्तीर्ण हुई है। मैं गायत्री यादव, उनके माता पिता और उनके सारे शिक्षकों को बधाई देती हूँ। तो बच्चों, यह पुस्तक आपके बौद्धिक स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम में रखी गई है, तो इसे केवल मार्क्स के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि जीवन की सीख के उद्देश्य से भी आपको पढ़ना और समझना है। आने वाले समय में कई परीक्षाओं को देते हुए आप बोर्ड की परीक्षा को भी अच्छे अंकों से पास करेंगे। अतः जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष और आने वाले वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में अपना कौशल दिखाएंगे, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं रमावती यादव अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए समाज में अपना स्थान बना पाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।